गुड मॉर्निंग बच्चों। 2024 बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज कर रहे हैं, आज उसका वह फोर्थ पार्ट में आज हम लोग यूनिट 3 बाजार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको समझ में आने चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, साम्य मूल्य से आप क्या समझते हैं? साम्य मूल्य से आशय है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होंगे वहीं पे मूल्य का निर्धारण होगा, उसी को क्या कहा जाता है? साम्य मूल्य कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग और पूर्ति का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग और पूर्ति में जिस प्रकार परिवर्तन होगा उसी प्रकार परिवर्तन कीमतों में भी होगा। सपोज मान लो किसी वस्तु की मांग में बहुत मांग बढ़ रही है, लेकिन पूर्ति सामान्य नहीं है, मतलब पूर्ति कम हो रही है, तो वहाँ पे मूल्य क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और जहाँ पे मांग में कमी है लेकिन पूर्ति अधिक हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाता है? कीमतें कम हो जाती है, क्योंकि हमको कम मूल्य पे बहुत सारी वस्तुओं का पूर्ति संभव है, तो लोग मांग कर रहे हैं और आसानी से पूर्ति हो रहा है, तो वहाँ पे मूल्य कम रहेगा। लेकिन अगर वस्तु बहुत दुर्लभता से मिल रहा है तो दुर्लभता का ही मूल्य होता है। तो अगर पूर्ति कम होगी तो क्या हो जाएगा? मांग पूर्ति कम होगा और मांग अधिक होगी तो कीमत क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसलिए मांग और पूर्ति का संतुलन पे कीमतों पर प्रभाव पड़ता है कि कीमतें घटती बढ़ती रहती है। उसके बाद है, मांग में परिवर्तन किन कारणों से होता है? मांग में परिवर्तन किन कारणों से होता है? तो मांग में परिवर्तन बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि हमारी सर्वप्रथम तो हमारे आय, जैसे जैसे हमारे आय बढ़ेगी हमारी मांग भी बढ़ेगी, और आय में कमी होगी तो हमारी मांग भी कम हो जाएगी। तो पहला तो आय हो गया है। दूसरा है रुचि एवं फैशन। जैसे जैसे लोग जैसा फैशन आते जाता है, लोगों की मांग और रुचि के अनुरूप भी मांग बढ़ते घटते रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अति आवश्यकता, जो वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगी उसको हम किसी भी प्रकार से उसकी मांग बनी रहेगी, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए अनावश्यक नहीं होगी उसको क्या कर देंगे हम? उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसके बाद है अचानक मौसम में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन। तो मौसम और जलवायु भी किसको प्रभावित करते हैं? मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन। अगर हम स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर किसी वस्तु की एक का मूल्य बढ़ रहा है तो दूसरे स्थानापन्न का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद है कच्चे माल या संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन, अगर मान लो हम किसी वस्तु का उत्पादन आसानी से हो जाता है और जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसकी मांग बनी रहेगी, लेकिन जिन वस्तुओं के कच्चे माल या उत्पादन करने में समस्या होगी तो उसकी जो मांग है वो भी, बाजार मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण है मांग में परिवर्तन के। उसके बाद पूर्ति में परिवर्तन किन कारणों से होता है? तो पूर्ति में परिवर्तन या पूर्ति में अधिकता या कमी, तो पूर्ति में अधिक या कमी किस कंडीशन में होगी? जब कच्चा माल अगर हमको आसानी से किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, अगर वो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो पूर्ति भी आसानी से हो पाएगी। और अगर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? आसानी से पूर्ति करने में भी जो उत्पादक है वो आसानी से पूर्ति करने में असमर्थ होंगे। उसके बाद दूसरा कारण है श्रमिकों की मजदूरी दरों में परिवर्तन। हम उत्पादन का कार्य में अधिकतर श्रमिक लोग ही लगे रहते हैं। अगर हमको आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो जाएंगे तो हम वस्तु की पूर्ति को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन श्रमिक और मजदूरी आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी?
पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है मशीनरी और उत्पादन के साधनों में परिवर्तन। किसी कारणवश से मशीनरी में परिवर्तन हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है या न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पूर्ति न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, किसी एक वस्तु का उत्पादन अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो पूर्ति आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, मशीनरी खराब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पूर्ति वापिस से रुक जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कारण हो सकता है कि जलवायु, मौसम, इन सब का भी पूर्ति पे बहुत प्रभाव रहता है। अचानक मौसम में परिवर्तन हो जाना, परिवहन के साधनों में परिवर्तन हो जाना, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उत्पादन साधन सही समय पे उद्योगों में नहीं पहुंच पाते, या फिर और अन्य किसी कारण से उत्पादन के साधनों में उत्पादन करने में परेशानी आती है, तो क्या हो जाती है, पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता नाम से ही स्पष्ट है। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक होगी। जहाँ क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक होगी। तो और पूर्ण प्रतियोगिता से हमको लाभ यही होता है कि जहाँ क्रेता एक ही वस्तु के, समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता होंगे, तो मूल्य क्या हो जाएगी, हमको कम मूल्य पर वे वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता। अगर मान लो एक ही टमाटर है, आलू है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के बहुत सारे विक्रेता है, तो हम तो अगर उन लोग के पास डिफरेंट मूल्य निर्धारित होंगे, तो जो कम मूल्य होगा, हमको जहाँ से फायदा होगा हम वहाँ चले जाएंगे। तो जो जिसका अधिक मूल्य है, उस प्रकार के जो विक्रेता है, उनको तो घाटा हो जाएगा। तो इससे जो क्रेता है उसको तो फायदा होगा, लेकिन विक्रेताओं में क्या हो जाएगा, आपसी लड़ाई झगड़ा या बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब बाजार में लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाएगी। इसी कारण जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होगी, मतलब समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य भी रहेगा, समान रहेगा, और बड़ा बाजार रहेगा। बाजार क्या रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे, बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता, और सामान्य मूल्य हो जाएगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है। क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का बाजार पे ये प्रभाव पड़ता है कि बाजार में क्या हो जाएगी, कीमतें क्या हो जाएगी, कीमतें हमको बाज़ार की कीमतें सामान्य रहेगी, जिसके कारण हमको ये कहा जा सकता है मूल्य कम ही रहेगा। अगर कोई वस्तु एकाधिकार है, तो वो वस्तु हमको दुर्लभ है, वो उसका मिलना मुश्किल है, एक ही व्यापारी है, तो उस कंडीशन में मूल्य अधिक होता है। लेकिन अगर वस्तु समान है, विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या है और क्रेता की बहुत अधिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, मूल्य में क्या हो जाती है, कमी होने की या समान मूल्य होने की संभावना रहती है। तो ये स्थिति रहेगी क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का बाजार में प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकाधिकार बाजार या एकाधिकृत प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं बताओ। एकाधिकृत प्रतियोगिता तो एक नाम से स्पष्ट है। एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता मतलब कि यहाँ पे जो क्रेता या विक्रेताओं की संख्या अब पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होगी। यहाँ पे एकाधिकार बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में क्या हो जाएगी, बाजार में कम क्रेता विक्रेता की संख्या होगी, और आसानी से जो क्रेता या विक्रेता है इस बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और आसानी से इस बाजार को छोड़ के जा भी सकते हैं।
इस बाजार में एकाधिकार बाजार में वस्तु का उत्पादक या वस्तु को बेचने वाले कम क्रेता विक्रेता है, तो इसी कारण क्या हो जाएगा, मूल्य पर उनका मूल्य निर्धारण पर उनका अधिकार होता है। इसलिए अधिक मूल्य होने की क्या होती है, संभावना होती है। मूल्य का क्या हो जाता है, अधिक होने की संभावना होती है। मूल्य विभेद कह सकते हैं कि जो भी लाभ कमाना चाहते हैं, जो या क्रेता या विक्रेता लाभ कमाना चाहते हैं, वो अपने अनुसार क्या हो कर सकते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो मूल्य में क्या हो सकता है, विभेद या अ, मूल्य में विभेद या मूल्य अधिक हो सकता है। और ये जो एकाधिकार बाजार है वो उसका भाग बहुत छोटा रहते हैं। इसी कारण ये इनका होना या ना होना, मतलब ये मार्केट में रहे चाहे ना रहे, बाजार अपने आप में चलता रहेगा। इसी कारण ये क्या कर सकते हैं, बाजार को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ति संकुचन। पूर्ति संकुचन से क्या आशय है, ये 3 नंबर में, 1 नंबर में, 4 नंबर में आसानी से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरे को पता है इकोनॉमिक्स में बच्चे लोगों को जो शब्दावली रहती है, संकुचन क्या है, पूर्ण अपूर्ण, ये सब चीज़ जो शब्दावली रहती है उसी को ही समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो पूर्ति तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रश्न आए पूर्ति में संकुचन, तो बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पूर्ति में संकुचन क्या है, अर्थात पूर्ति में कमी। क्या होता है पूर्ति में संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना या कम हो जाना। तो पूर्ति में संकुचन का अर्थ है कि किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होना। तो पूर्ति में कमी किस कारण हो जाती है, पूर्ति में कमी किस कारण हो जाती है कि अगर हमारे पास मांग हमारी क्या है, मांग अच्छी बनी हुई है, लेकिन मूल्य में क्या हो जाता है, मूल्य में बहुत कमी हो जाता है। तो जब मूल्य में कमी होने से मांग अनावश्यक रूप से बढ़ रही है ना। कीमतें क्या हो रही है, कम हो रही है, मांग बढ़ रही है, क्योंकि कीमत और मांग का विपरीत जहाँ कीमत कम होगी, मांग ये अचानक से बढ़ जाएगी। तो अगर कीमतें कम हो रही है, मांग बढ़ रही है, और विक्रेता है वो क्या है, पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में पूर्ति संकुचित हो सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब जो उत्पादक के पास कच्चा माल है, कच्चा माल की आपूर्ति सही समय पर नहीं होना या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाना, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, पूर्ति क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य ये भी 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में आसानी से क्या आराम से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो समर्थन मूल्य तो क्या है, किसानों की हितों की सुरक्षा होती। सरकार क्या है, किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु, ताकि उन्होंने जो उत्पादन का कार्य किया है वो उत्पादित माल पर उनको अच्छा मुनाफा हो सके, ताकि वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो। इसी कारण सरकार उनके हर वर्ष उनके उत्पादन का एक निश्चित मूल्य निर्धारित करती है कि उस मूल्य पर सरकार है उनके जो उत्पादन है, उनकी जो फसल है उसको क्रय करेगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य, की सरकार जिस मूल्य पर किसानों से उनकी फसलों को या उनकी उपज को खरीदती है, उसी को क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, समर्थन मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कठिन है और परीक्षा में बिल्कुल आने योग्य है कि राशिपातन से क्या आशय है। तो राशिपातन से आशय है कि जब एक विक्रेता अपने देश में किसी वस्तु का जो माल उन्होंने उत्पादन किया है वो अपने देश में अधिक मूल्य पे कर रहा है, और विदेशों में उसको क्या कर रहा है, कम मूल्य पर, अपने देश में अधिक मूल्य पर और विदेशों में कम मूल्य पर जब क्या करता है, वस्तु की बिक्री करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, राशिपातन कहा जाता
है।